हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 1 दिसंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जिसे आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। नंबर 1, डिप्रेशन पुट्स तमिलनाडु केरला ऑन साइक्लोन वॉच। Another potential cyclone storm brewing over southeast Bay of Bengal may strike the Sri Lankan coast first and then emerge into the Comorin area on December 3rd. The India Meteorological Department said and declared a pre-cyclone watch for the South Tamil Nadu and South Kerala coast. So साउथ बे ऑफ बंगाल में एक नया साइक्लोन का पोटेंशियल तैयार हो रहा है, एक नया साइक्लोन स्टॉर्म तैयार हो रहा है जो श्रीलंकन कोस्ट को सबसे पहले हिट करेगी। उसके बाद वो केरला और तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगी। सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये पहले ही आगाह कर दिया है कि आप लोग सतर्क रहे और इसके ऊपर ध्यान रखें। अ डिप्रेशन which lay east southeast of Kanyakumari and Trincomalee on Monday noon was expected to concentrate into a deep depression early on Tuesday and transform into a cyclonic storm in subsequent 24 hours. So ये डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन तो जैसे हम लोग नॉर्मल जाते हैं जब इंसान दुखी रहता है, ये डिप्रेशन। बट ये ज्योग्राफिकल डिप्रेशन है, और ये ज्योग्राफिकल डिप्रेशन का मतलब है लो प्रेशर, जहाँ पे हवा राइज होती है। अबव मतलब सी लेवल के ऊपर जब राइज होती है तो जितनी ऊपर जाती है वो हवा उतनी ठंडी होती रहती है, और जब एक हवा ठंडी हो जाती है तो उसमें उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत लो हो जाता है। सो ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ जो विंड है वो लो प्रेशर वाली विंड है, और ये जो साइक्लोन तैयार हो रही है ये लो प्रेशर के द्वारा तैयार हो रही है। सो ये जो लो प्रेशर वाली जो विंड है ये एक लो प्रेशर वाली साइक्लोनिक स्टॉर्म को तैयार कर रही है, जो सिर्फ विंटर्स के समय ही होती है ज्यादातर, क्योंकि इस टाइम ही ठंडी हवा चलती है बहुत। सो अ डिप्रेशन इज अ लो प्रेशर विंड। जब विंड में लो प्रेशर होती है उसे हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। सो द cyclonic storm expected to cross the Sri Lankan coast during Wednesday evening and night. सो ये कहा जा रहा है कि श्रीलंकन कोस्ट में ये साइक्लोन स्टॉर्म वेडनेसडे को इवनिंग या नाइट में हिट करेगी। By Thursday morning, it expected to emerge into Kanyakumari region, the Indian Meteorological Department said. So, Indian Meteorological Department का कहना है कि वेडनेसडे इवनिंग एंड नाइट को साइक्लोन श्रीलंका को हिट करेगी, उसके बाद थर्सडे को मॉर्निंग को कन्याकुमारी रीजन तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, hold polls where Nota get most votes. An advocate has moved the Supreme Court for a direction that fresh elections should be held in constituency where Nota, none of the above option, garnered the most number of votes. Besides, one of the candidates who lost to Nota should be allowed to contest the fresh polls. So, एक एडवोकेट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटा जीतती है, ये नोटा क्या होता है? नोटा इज नन ऑफ द अबव। सो आप जब वोट देने जाते हैं तो आपके ऊपर में 3-4 पार्टीज की ऑप्शन रहती है, आप जिसको भी वोट देना चाहते हो, लेकिन 3-4 पार्टीज के नीचे एक नोटा ऑप्शन रहता है। अगर आपको ऊपर के तीनों पार्टी या चारों पार्टी के कैंडिडेट्स को पसंद नहीं है, आपको पता है कि इनकी क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभाल नहीं सकती, ये हमारे स्टेट को संभाल नहीं सकती, हम इसको वोट नहीं देंगे, चारों में से कोई भी क्वालिफाई नहीं करता है वोट पाने के लिए, सो आप नोटा में वोट डाल देते हो। नोटा क्या है? नन ऑफ द, आप किसी को भी वोट नहीं देते। सो अगर ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई जहां पे नोटा विजेता रहा, नन ऑफ द अबव जीत गई, सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिला, तब क्या होगा? तब जो एडवोकेट जो पिटीशन किया है उनका कहना है कि तब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग फिर से की जाए, लेकिन जो कैंडिडेट्स खड़ी हुई थी उनको और मौका नहीं दिया जाएगा। अब नई कैंडिडेट्स को वहां पे खड़ा होना पड़ेगा, नई कैंडिडेट्स खड़ी होगी, और उसके बाद अगर वोटर्स को लगे कि हाँ ये कैंडिडेट्स
अब जो कैंडिडेट आई है ये एलिजिबल है, ये इससे हम वोट दे सकते हैं, ये हमारी स्टेट को अच्छी करेगी, कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर बनाएगी, ये एलिजिबल है तो हम इससे वोट देंगे। सो ये पिटिशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। सो एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय सेड पॉलिटिकल पार्टीज हु कैन चूज कैंडिडेट्स विदाउट कंसल्टिंग द वोटर्स। तो जिन्होंने किया है एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय, उनका कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वोटर्स की कंसल्टेंसी नहीं लेती, वोटर्स की बात नहीं सुनती है, वो अपनी मर्जी से ही कैंडिडेट्स को खड़ी कर देती है। वो ये नहीं देखते कि वोटर्स को ये इंसान पसंद है या नहीं, ये इंसान उनके लिए एलिजिबल है या नहीं, वो ये नहीं देखती। विच वॉज अ ट्रूली अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस, और ये प्रोसेस को उन्होंने अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस कहा गया है। In turn, if the electorate has rejected these candidates by voting for Nota, the parties should be barred from fielding them again in the fresh polls. So, नोटा अगर जीत गई तो ये सब जो कैंडिडेट्स है इसको इलेक्टोरेट जो कमीशन होती है वो इसे बार्ड कर देगी, मतलब आप इसे नहीं खड़े कर सकते। तो उस चीज की मान रखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज को भी उस इंसान को बाढ़ कर देना चाहिए, उन्हें दूसरी बार इलेक्शन में नहीं खड़ा करना चाहिए। द पार्टीज शुड एक्सेप्ट दैट वोटर्स हैव ऑलरेडी मेड द डिस्कंटेंट लाउड एंड क्लियर। और ये पॉलिटिकल पार्टीज को, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि वोटर्स का जो वोट आता है वो उनका हक है और उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अगर आपके अगेंस्ट हो या आपके फॉर हो, आपको वो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फाइट फेक न्यूज, ब्रिक्स मीडिया फोरम। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ब्रिक्स, जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, on Monday called for 5 nations to work together to jointly combat the virus of disinformation in the pandemic era. So, हम लोगों ने ये बहुत देखा है, स्पेशली इंडिया में तो बहुत ही देखा है कि वायरस को लेके बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलाया गया है कि वायरस एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ से आ रही है, कि वायरस इतनी बढ़ रही है, ये स्टेट में वायरस कुछ पाया जा रहा है, यहाँ पे कुछ ये किया जा रहा है, यहाँ पे वैक्सीन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे पैसे नहीं दी जाए। ये बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई गई थी। कुछ आईटी सेल्स है जो ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं, लेकिन इसे कॉम्बैट कैसे करें, इसके अगेंस्ट लड़े कैसे? इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए आपको एक बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर फोरम होना चाहिए जो फेक न्यूज़ के अगेंस्ट काम करेगी। जो भी न्यूज़ सबमिट होता है, जो भी न्यूज़ पब्लिश किया जाता है, वो न्यूज़ को क्लोजली पढ़ेगी, पढ़ के उसका फैक्ट्स को इकट्ठा करेगी कि ये फैक्ट सच है या नहीं। अगर सही हुई तो वो न्यूज़ ठीक है, अगर नहीं हुई तो उसे वहीं पे बंद कर देना चाहिए, उसे वही न्यूज़ को वहीं पे टर्मिनेट कर देना चाहिए, बिकॉज इट्स अ फेक न्यूज़। सो इसके ये करने के लिए ब्रिक्स मीडिया फोरम में इसकी मीटिंग हुई और ब्रिक्स 5 कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। और ये लोग वायरस के ऊपर जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है उनके अगेंस्ट कार्रवाई करेगी। एट द 5th ब्रिक्स मीडिया फोरम held virtually to coincide with the recently concluded BRICS summit, media organizations discussed ways in which journalists from the grouping could collaborate more closely to tell stories, with the countries facing many similar challenges, from economic issues to public health as they grapple with COVID-19. So, उन्होंने मीडिया ग्रुपिंग के साथ, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक ग्रुपिंग मीटिंग की, जो जहां पे उनको कहा गया कि आप स्टोरीज के साथ ज़्यादा कोलैबोरेट करें। आप ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जो सिमिलर चैलेंज फेस कर रही है, जैसे इकोनॉमिक इशू हो या पब्लिक इशू हो, पब्लिक हेल्थ हो या पॉलिटिकल इश्यूज हो, बहुत कुछ होता है। और ये कोविड-19 के रहते हुए ये सब कर रहे, तो आप हर किसी में एक स्टोरी देख के न्यूज़ पब्लिश कीजिए, ना कि आप किसी का सुन के ये कीजिए। किसी का सुन के आप करने जाएंगे तो वो आपके लिए फेक हो जाएगा। सो इसके लिए बेटर टेक्नोलॉजी होना चाहिए और बेटर न्यूज़ रिपोर्टर्स जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उनको ये सब देखना चाहिए।
Next, effective information sharing crucial, says FATF. The Financial Action Task Force has apprised about 400 experts from both the public and private sectors of the latest risk findings related to money laundering and terror funding. So, the Financial Action Task Force जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने 400 एक्सपर्ट्स को बुलाया पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर से, एंड उन्होंने रिस्क फाइंडिंग के ऊपर टॉपिक रखी, मीटिंग की, जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और टेरर फंडिंग की जाती है, टेररिस्ट को फंडिंग की जाती है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, ब्लैक मनी। इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग इट्स एनुअल जॉइंट एक्सपर्ट मीट attended by participants from various government agencies all over the world and international bodies. So ये जो joint expert meeting थी, इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज, पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट एजेंसीज आई थी और बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज भी आई थी, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, वर्ल्ड बैंक, इंटरपोल, ये सब आई थी। The FATF also informed them about solutions and its ongoing projects. The FATF attaches great importance to effective information sharing, which is one of the cornerstones of well-functioning AML and CFT. So, anti-money laundering and combating the financing of terrorism. टेररिज्म के लिए जो पैसे जो दी जाती है, फंड की जाती है उनको, टेररिस्ट लोग को जो फंडिंग की जाती है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है, ये दो चीज के अगेंस्ट FATF लड़ रही है। और उनका ये कहना है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब के बीच जो इन्फॉर्मेशन है कि आपको अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी को पता चला कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है या यहाँ पे टेरर फंडिंग चल रही है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने तक रख लिए, नहीं, ये आप सबको शेयर करें। इंटरनेशनल बॉडीज है, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, सबके साथ आप शेयर करें। इससे क्या होगा, इससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फंड को बंद किया जा सकता है, और ये फ्रेमवर्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, the perils of deregulated imperfect agri-markets. The eruption of massive farmer protests across India against the Farm Acts has shocked those in the seat of power in Delhi. तो लास्ट कुछ दिन से पता है आप लोग कि फार्मर्स लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन ये प्रोटेस्ट हो क्यों रही है? ये प्रोटेस्ट हो रही है एक फार्म एक्ट्स के लिए, जो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, जो प्रमोशन और फैसिलिटेशन के लिए है। और ये एक्ट कुछ महीने पहले ही लॉन्च की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फार्मर्स को ये जो लॉ है ये पसंद नहीं है, ये जो रिफॉर्म दिया गया है ये पसंद नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। सो ये प्रॉब्लम है क्या, ये क्यों हो रही है? और ये एडिटोरियल पेज से लिया गया है, सो आपको अगर ये पूरा पढ़ना है तो ये बहुत ही बड़ा था, मैंने सिर्फ थोड़ा सा यहाँ से लिया है, लेकिन आपको पूरा चाहिए तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में जाके ये पढ़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सो एक एनालिसिस मैंने यहाँ पे दिया है, सो मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, मेनी प्राइवेट मार्केट्स विल बी एस्टैब्लिश्ड, मिडलमैन वुड डिसअपीयर, farmers would be free to sell to any buyer and farm gate price would rise. So, ये लॉ को स्टैब्लिश करते वक्त, ये लॉ को पास करते वक्त गवर्नमेंट का क्या सोच था वो बताता हूँ। उनका ये सोच था कि ये प्राइवेट मार्केट को स्टैब्लिश करेगी जहां पे फार्मर्स बेच सकते हैं। मिडलमैन, जो बीच की जो मिडलमैन होती है वो डिसअपियर हो जाएगी, मिडलमैन हट जाएगी। फार्मर्स लोग कोई भी बायर्स को सेल कर सकते हैं और फार्म गेट का जो प्राइस है वो बढ़ सकता है। बट द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स डू नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम्स। लेकिन जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये क्लेम्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनका ये मानना है कि फार्म गेट प्राइस
would fall with the intensification of corporate presence in agriculture market. उनका ये कहना है कि जब कोई कॉरपोरेट एग्रीकल्चर मार्केट में प्रेजेंट हो जाएगी तब जो फार्म ग्रेड का प्राइस है वो गिर जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं. They also believe that the government ultimately wants to phase out the minimum support price. तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम है वो भी गवर्नमेंट हटा देगी, उनका ये मानना है. सो दैट इज द रीजन दे आर प्रोटेस्टिंग सो मच. लेकिन रीजन यहां पे खत्म नहीं होती. रीजन और भी पर्सनल रीजंस भी है फार्मर्स को ये मानने के लिए. सो वो अजम्पशंस क्या है, जो पर्सनल अजम्पशंस है वो क्या है. सो व्हाट आर द अजम्पशंस बिहाइंड द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट 2020, FPTC एक्ट के पीछे अजम्पशन है क्या. सो सबसे पहली अजम्पशन जो है वो है ऑफिशियल डेटा शो दैट इवन फॉर पैडी एंड वीट respectively only 29% and 44% of the harvest is sold in a mandi, while 49% and 36% is sold to either a local private trade or an input dealer. So ये देखा गया है कि जो पैडी क्रॉप होती है या फिर वीट होती है, पैडी क्रॉप जो होती है वो 29% मंडी में सोल्ड की जाती है और 49% कोई लोकल प्राइवेट ट्रेडर या डीलर को पे की जाती है या बेची जाती है, और 44% वीट मंडी में और 36% डीलर लोग को. सो मंडी में क्यों, मंडी में 100% सेल क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इंडिया में मंडी बहुत कम है. देयर आर ओनली 6,500 प्लस मंडीज इन इंडिया, जहां पे मंडीज एटलीस्ट 40,000 होनी चाहिए थी. वहां पे सिर्फ 6,000 मंडी है जहां पे फार्मर्स लोग अपनी पूरी जो एग्रीकल्चर है वो सेल नहीं कर सकते. उसके बाद जब वो लोग मंडी में जाते हैं सेल करने के लिए तो उनके लिए वो बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि मंडी अल्टीमेटली 1 आवर 2 आवर की जर्नी होती है फार्मर्स के लिए, और ये उनके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, क्योंकि एक तो इनकम ही थोड़ा कम होता है, ऊपर से जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो उनके लिए बढ़ जाता है. सो यहां पे सेकेंड रीजन आता है. द सेकेंड रीजन इज द मोस्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. जो छोटे और मीडियम फार्मर्स है उनके लिए प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जो कि गिवन दिस स्मॉल मार्केटेबल सरप्लस डू नॉट फाइंड इट इकोनॉमिकल टू बियर द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू टेक देयर हार्वेस्ट टू मंडीज. एक तो उनका जो मार्केटिंग सरप्लस है, जो मार्केट प्रॉफिट है वो बहुत कम होती है. ऊपर से अगर वो लोग ट्रांसपोर्ट करके गए मंडी में तो उनका जो थोड़ा सा भी प्रॉफिट है वो भी चला जाएगा. उसके वजह से वो लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग विलेज में ही जो ट्रेडर आती है उनको कम दाम में बेच देते हैं. कम दाम में उनको वहां पे मुनाफा होता नहीं है ज्यादा. सो दीज आर द रीजन. अब उनका ये कहना है कि अगर प्राइवेट सेक्टर्स आएगी, प्राइवेट मार्केट आएगी, तो प्राइवेट मार्केट क्या करेगी, प्राइवेट मार्केट मंडी को ही रिप्लेस कर देगी. मंडी के जगह प्राइवेट मार्केट होगी, दैट्स इट. ये तो नहीं कि विलेज में आके प्राइवेट मार्केट बसेरा बनाएगी, नहीं, उनको वही करना पड़ेगा जो अभी वो कर रहे हैं. और ऊपर से उनका ये कहना है कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया तो उनका जो प्राइस है वो मंडी में जो प्राइस था वो भी गिर जाएगा. सो दिस इज द रीजन फार्मर्स लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही है. अगर आपको ये डीपली समझना है तो आप एडिटोरियल पेज में जाके पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, S&P still sees GDP shrinking by 9% in financial year 2021. S&P Global Ratings on Monday retained its forecast of 9% contraction in the Indian economy for the current fiscal, saying even though there were no upside risk to growth, it would wait for more signs that COVID-19 infection had stabilized or fallen. So S&P Global Rating जो है उनका ये मानना है कि रिकवरी होने के बावजूद इंडिया का इकोनॉमी 9% तक कॉन्ट्रैक्ट करेगी. ये फोरकास्ट करंट फिस्कल में किया गया है, जो 7.5 दिखा रही थी आरबीआई, लेकिन S&P ग्लोबल रेटिंग का कहना है कि 9% तक कॉन्ट्रैक्ट करेगी. अब ये देखना पड़ेगा कि कोविड-19 इन्फेक्शन कितनी ज्यादा स्टेबलाइज हो रही है या कितनी ज्यादा घट रही है. अगर नहीं घटती है, अगर रिस्क रहता है कि ग्रो होता है, तो
ये कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा. So S&P in its report on Asia Pacific said the Indian economy would grow at 10% in the next fiscal. So उनका ये भी कहना था कि अगले फिस्कल जो होती है, अगली फाइनेंशियल ईयर जो होगी 2022 की, वहां पे इंडिया का इकोनॉमी का ग्रोथ 10% होगा. So it will even out the economic growth. Next point, consumer spending to rebound in 2021. After the COVID-19 pandemic led contraction in consumer spending in 2020, household spending will return to growth in 2021, expanding by as much as 6.6%, Fitch Solutions said. So Fitch Solutions का कहना है कि जो हाउसहोल्ड स्पेंडिंग थी, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग थी, वो 2020 में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, गिर गई थी, लेकिन उनका यह मानना है कि 2021 में जो हाउसहोल्ड स्पेंडिंग है वो ग्रो करेगी और 6.6% से ग्रो करेगी. कंज्यूमर स्पेंडिंग इन इंडिया इज फोरकास्ट टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड बाय 12.6% इन 2020. 2020 में ये जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है ये 12.6% से गिर गई थी, और अभी इनका कहना है कि अभी फिच सॉल्यूशन का कहना है कि 2021 में 6.6% से इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी. Fitch Solution forecast a return to pre-COVID-19 levels only over the second half of the 2021 and 2022. So Fitch Solution का ये भी कहना है कि 2021 और 2022 के हाफ में, सेकेंड हाफ में, ये जो फोरकास्ट है कंज्यूमर स्पेंडिंग का, ये प्री कोविड-19 लेवल तक पहुंच जाएगी. जो कोविड-19 होने के पहले जो थी उस लेवल तक पहुंच जाएगी सेकेंड हाफ में. नेक्स्ट पॉइंट, bank credit growth to stay slow in near terms. Bank credit growth is likely to remain moderate in the near term as lenders will continue to remain risk averse due to the pandemic led uncertainty, according to a report. So bank जो credit देती है, जो लोन देती है, वो credit growth बहुत ज्यादा मॉडरेट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत लेंडर्स जो है, जो मनी लेंड करते हैं, मनी देते हैं, वो लोग अभी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते. पैंडेमिक अब फिर से बढ़ेगी या घटेगी किसी को नहीं पता, सो वो लोग अभी रिस्क नहीं लेना चाहते. सो बैंक क्रेडिट ग्रोथ स्लो हो चुका है, जो स्पीड चल रहा था वो स्लो हो गया है. द ओवरऑल बैंक क्रेडिट ग्रोथ इन अक्टूबर कंटिन्यू टू डिसेलरेट टू 5.6%. सो जो बैंक क्रेडिट है अक्टूबर में उसका ग्रोथ पीछे हटने लगा है, 5.6% तक पीछे हट गई. Service, retail and agriculture and allied segments grew 9.5%. Service 9.5% grow हुआ, retail 9.3% grow हुआ and agriculture 7.4% respectively growth हुआ. In October में industrial segment registered a contraction of 1.7% during the same period, और इसी period में industrial segment 1.7% decline हुआ, उनका growth नहीं हुआ, वो गिर गया. Compared with the growth of 3.4% in October 2019 के अक्टूबर में इंडस्ट्रियल सेगमेंट में 3.4% ग्रोथ हुआ था, और 2020 के अक्टूबर में इंडियन सेक्टर में 1.7% का घाटा देखा गया है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया टू सरपास 350 मिलियन 5G कनेक्शंस by 2026. India, which has the highest average monthly mobile data traffic per smartphone, is expected to surpass 350 million 5G subscription by 2026, accounting for 27% of all mobile subscription in the country, according to the report by Swedish telecom equipment maker Ericsson. So Ericsson का कहना है कि इंडिया में जहाँ पे मोबाइल डेटा ट्रैफिक पर स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा होता है, हाईएस्ट एवरेज में रहता है, वहाँ पे देखा जा रहा है कि 2026 तक 5G कनेक्शन का 350 मिलियन पीपल 5G कनेक्शन को सब्सक्रिप्शन करेगी, सब्सक्राइब करेगी. 27% ऑफ ऑल स्मार्टफोन्स इन इंडिया सब्सक्रिप्शन करेगी. एज पर द Ericsson मोबिलिटी रिपोर्ट 2020, 4 out of every 10 mobile subscriptions in 2026 will be 5G globally. So उनका ये कहना है कि 10 में से 4 फोन तो 5G सब्सक्रिप्शन रहेगी.
द 5G सब्सक्रिप्शन फोरकास्ट टू रीच 3.5 बिलियन। सो उनका कहना है कि 3.5 बिलियन तक 2026 तक चली जाएगी, दैट इज 350 मिलियन। इन द इंडिया रीजन LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, जो अभी हम लोग यूज करते हैं LTE टेक्नोलॉजी का सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा है 710 मिलियन, और 2026 तक ये 820 मिलियन तक इंक्रीज करेगी। बाय द टाइम 3G विल फेज्ड आउट, और उस वक्त 3G पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, तब से 4G रहेगी एंड 5G इंट्रोड्यूस की जाएगी। LTE remains the dominant technology in 2020, accounting for 63%. So LTE जो 4G टेक्नोलॉजी है वो 63% तक है, और अभी 2020 में ये डोमिनेट कर रही है। मे बी इन फ्यूचर 5G डोमिनेट कर लेगी, लेकिन फिलहाल इट्स LTE। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 1 दिसंबर का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड एड्स डे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, ये एग्जाम्स में आती है, सो ये याद रखना। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, चैलेंजेस आर व्हाट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, ओवरकमिंग देम इज व्हाट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल। तो ये बहुत अच्छा कोट है। लाइफ को इंटरेस्ट बनाती है चैलेंजेस। अगर आपके पास चैलेंजेस नहीं है तो आपकी लाइफ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगी। आप अपने लाइफ में कुछ चैलेंजेस रखें और आप वो चैलेंजेस के पीछे भागे तो आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग लगेगी। लाइक ऐसा लगेगा कि आप कोई गेम खेल रहे हो। आप कोई भी गेम खेलते हो तो आपके पास गेम चैलेंजेस होती है, आपको ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है। तो क्या होता है, वो गेम को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती। दैट इज लाइफ। अगर लाइफ में आपकी चैलेंजेस रहेगी, आपको ये करना, आपको ये बनना, आपको ये पढ़ना है, ये करना है, तो वो आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाएगी। और जब आप एक के बाद एक चैलेंज को खत्म करते रहेंगे, ओवरकम करते रहेंगे, तो आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग से मीनिंगफुल बन जाएगी। आपकी लाइफ की एक वजह होगी, एंड दैट विल मेक योर लाइफ मोर इंटरेस्टिंग एंड इट विल मेक यू मोर हैप्पियर। तो चैलेंजेस बनाते रहे और उसे ओवरकम करते रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।